इसके लिए दिल्ली में मेगा मीटिंग चल रही है और एक एक सीट की सटीक प्लानिंग यहां पर हो रही है। दरअसल 2019 में बीजेपी 436 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 303 सीटों पर भगवा लहराया था। हालांकि 133 सीट्स पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 16 सीट्स पर बीजेपी हार गई थी। लेकिन उपचुनाव में बीजेपी 2 सीटें वापस से जीत गई। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट में हारी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है, और जिसके लिए अब भी मंथन चल रहा है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। दिल्ली में उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंथन चल रहा है और इन सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी हो रही है, जहां 2019 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के चुनावी परिणाम को समझे तो बीजेपी 436 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 303 सीटों पर भगवा लहराया और 133 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने एनडीए गठबंधन के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि इसके लिए बीजेपी को कम से कम 370 सीटें जीतनी होंगी। ऐसे में बीजेपी ने उन सीटों के लिए खास प्लान बनाया है, जिसमें उसे 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने यूपी में ऐसी 16 सीटों की लिस्ट तैयार की है जहां वो खुद को कमजोर पाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 16 सीटों पर हार गई थी, लेकिन उपचुनाव में बाद में बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। अब ऐसी 16 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। यूपी में बीजेपी ने सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पार्टी ने जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव लगाने की रणनीति तैयार की है, जिसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि 80 सीटों के लक्ष्य पर सीएम योगी भी बोल चुके हैं। इस बार तो प्रभु राम का भी आशीर्वाद हमारे साथ है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जब अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। बीजेपी जिन 14 हारी हुई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है, वो सीटें हैं गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज, जौनपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल और रायबरेली। हारी हुई सीटों के अलावा बीजेपी की लिस्ट में वाराणसी और लखनऊ जैसी सीटें भी शामिल हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। यानी यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य लिए बीजेपी सबसे पहले कमजोर सीट को मजबूत करना चाहती है, ताकि आसानी से इस टारगेट को साधा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पीएम आवास पर चल रही है बड़ी बैठक। सीईसी की बैठक से पहले अहम मीटिंग जारी है। पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा के बीच ये मीटिंग हो रही है। थोड़ी देर में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में ये तीनों जाएंगे, यानी कि थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। फिलहाल पीएम आवास पर ये मीटिंग चल रही है। बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आज सीईसी की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले पीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा के बीच इस वक्त बैठक चल रही है पीएम आवास पर। थोड़ी देर में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी, लेकिन उस बैठक से पहले पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 80-20 की फाइट होने वाली है। एक तरफ खुद हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ होंगे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव राहुल के साथ साथ अब ओवैसी भी ताल ठोकने वाले। और ऐसे में संकट इंडिया गठबंधन की उन सीटों पर मंडरा रहा है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। वहीं माना जा रहा है कि हैदराबाद के अलावा ओवैसी यूपी की किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।
आजमगढ़ सीट पर एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी कर भी ली है। शिवपाल यादव के खिलाफ बदायूं सीट पर भी एआईएमआईएम चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं फिरोजाबाद सीट पर भी ओवैसी ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। साथ ही संभल और मुरादाबाद की सीट पर भी एआईएमआईएम अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। यानी ओवैसी यूपी में लड़ेंगे तो 20% वोट आसानी से बट जाएंगे। जिससे नुकसान किसका होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। जन्म से हम सनातनी भारतीय हैं। हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। उसमें हम कभी समझौता नहीं किए, ना करेंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण से चुनावी माहौल भगवामय हो चुका है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और सच्चे सनातनी योगी आदित्यनाथ राम के नाम 80 सीटों पर विजय पैगाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हैदराबादी भाईजान असीमुद्दीन ओवैसी अब यूपी के रण में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। लोकसभा चुनाव को 80-20 में कन्वर्ट करने की प्लानिंग के साथ ओवैसी यूपी में सीट टू सीट मार्किंग कर रहे हैं। उन सीटों की पहचान कर रहे हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। ओवैसी इसी कनेक्शन को जोड़ने के काम में लगे हैं। उनकी नजर 20% मुस्लिम वोट पर है और निशाना इंडिया गठबंधन के सियासी दलों पर। और भी कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिले हुए लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दावा है कि असीमुद्दीन ओवैसी यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और यूपी की 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारने जा रहे हैं। आजमगढ़ में एआईएमआईएम प्रत्याशी उतारेगी। बदायूं में शिवपाल के सामने एआईएमआईएम से प्रत्याशी होंगे। फिरोजाबाद सीट पर भी एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। संभल और मुरादाबाद में चुनाव लड़ने का ऐलान। अमरोहा और मेरठ सीट पर भी लड़ेगी एआईएमआईएम। अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी डट जाएंगे तो 20% वोट बट जाएंगे, क्योंकि एमवाई फॉर्मूले के बाद अखिलेश यादव पीडीएफ फॉर्मूले में भी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। लेकिन ओवैसी अगर यूपी की सियासत में प्लानिंग के साथ एंटर हो गए तो फिर इंडी गठबंधन का बंटाधार तय है। यूपी में लोकसभा की मुस्लिम सीटों को समझे तो 40 से 50% मुस्लिम आबादी वाली 6 सीटें हैं, 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाली 12 सीटें हैं, 20 से 30% मुस्लिम आबादी वाली 18 सीटें और 80 में 36 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इसलिए अब खतरा अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुस्लिम रणनीति पर मंडरा रहा है, क्योंकि ओवैसी उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? तो ये गलती उनके पास है। अब फिर कहेंगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं। आपके सलीम शेरवानी साहब 5 मरतबा के एमपी आपको छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे वो आपको छोड़ गए हैं। यानी एक तरफ योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के सहारे सनातनियों को संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ 20% वोट को साधने के लिए ओवैसी भी 24 की लड़ाई में यूपी से चढ़ाई कर रहे हैं, जिसे चुनौती सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 10 मार्च तक हो सकता है फैसला। 10 मार्च तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। आरएलडी कोटे से एक मंत्री योगी सरकार में शामिल हो सकता है। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है। योगी सरकार में 4 मंत्रियों को जगह मिल सकती है।
यूपी में बोर्ड, निगम और आयोग में 10 मार्च से पहले तैनाती होगी। यूपी में निगम और आयोगों में तैनाती की सूची फाइनल हो गई है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। संकेत हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संकेत, कितनी पुख्ता जानकारी कि 10 मार्च से पहले विस्तार हो जाएगा और कौन कौन से नाम ज्यादा तय माने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली बात जानती है कि जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, उनको जो चाहे वो सुभाषपा हो या फिर अब आरएलडी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। जल्द उसका ऐलान होना है गठबंधन का। और वहीं दूसरी तरफ जो ओम प्रकाश राजभर हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दारा सिंह चौहान, जिनको जो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की थी विधानसभा से इस्तीफा देकर, और ये मंत्री बनाए जा सकते हैं, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो या ओम प्रकाश राजभर हो। और सूत्र ये हमारे बता रहे हैं कि जिस तरीके से आरएलडी कोटे से भी एक मंत्री उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वजह बहुत शुक्रिया संकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अखिलेश यादव को आज सीबीआई के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने चुनावी व्यस्तता का हवाला देकर दिल्ली जाने से मना कर दिया। साथ ही अखिलेश यादव ने सीबीआई के समन को चुनावी हथकंडा बताया। डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी यूपी में गठबंधन से घबरा गई है, इसलिए अब एजेंसियों का सहारा ले रही है, जिस पर ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार कर दिया। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बिसात बीत चुकी है। जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। दलों ने सियासी पत्ते खोल दिए हैं। ऐसे में अब समन सीबीआई से आया है। अखिलेश के नाम, खनन घोटाले का पैगाम। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव को सीबीआई से मिले नोटिस का जवाब भी सियासी है। अखिलेश यादव दिल्ली से दूरी बना रहे हैं और खुद को चुनाव के बीच काफी व्यस्त बता रहे हैं। सीबीआई के समन के जवाब में अखिलेश ने कहा, चुनाव के समय पर समन क्यों भेजा गया? घोटाला केस में 5 साल बाद समन क्यों? फिर भी जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं। चुनाव के वक्त दिल्ली जाने में असमर्थ हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो सकता हूं। यानी सीबीआई के समन पर अखिलेश यादव ने सवाल भी उठाए और जवाब भी दिया। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग, और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो, नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। संविधान मंथन होने जा रहा है, लड़ाई उनके बीच में है। एक तरफ तो वो लोग हैं, हम समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो संविधान का भक्षक बन गए हैं। तो दूसरी तरफ सीबीआई के समन पर सियासत भी हो रही है। राजभर ने कहा, जिसके पास घोटाले का माल है उसी के पास सीबीआई का समन जा रहा है। तो डिंपल यादव ने कहा, बीजेपी जानबूझकर चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सीबीआई अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, काम कर रही है। भाई ओम प्रकाश राजभर के यहाँ सीबीआई क्यों नहीं आ जाती? आप लोगों के यहाँ सीबीआई क्यों नहीं जाती? ईडी आप लोगों के यहाँ क्यों नहीं जाती? जे करे पहले माल है, जे प्रदेश की जनता का माल लुटले है, वही की न जांच हुई। क्या है कि पूरे देश में किस तरह सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग लगातार होते जा रहा है, और जो भी समन आया है, जो भी आया है, मैं नहीं समझती हूँ कि चुनाव को देखते हुए और इलेक्शन के बाद जब गठबंधन हो गया है और जब मजबूत स्थिति है हमारी आज उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए आया है। यानी समाजवादी पार्टी भले ही सीबीआई की जांच को सियासी साजिश बता रही हो, लेकिन इस बात से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अखिलेश यादव की मुसीबतें धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं, क्योंकि खनन घोटाले की जांच में अखिलेश यादव तक आंच तेजी से पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सरकार ने चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में
जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। दरअसल सरकार ने बताया कि तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 8.4% की दर से हुई है। इकोनॉमी के ये आंकड़े पूर्वानुमान से कहीं ज्यादा हैं। देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और सरकारी खर्च में तेजी के चलते जीडीपी की रफ्तार और तेज हुई है। इसमें पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही थी। इस बार इसमें उछाल देखने को मिला है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।